हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गद्य का नवा चैप्टर आविन्यो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? उत्तर, आविन्यो दक्षिण फ्रांस में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यह रॉन नदी के तट पर बसा हुआ है और अपनी समृद्ध संस्कृति, कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 14वीं शताब्दी में यह रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र था और आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। प्रश्न नंबर 2, बरस आविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? उत्तर, हर गर्मी में आविन्यो में एक प्रसिद्ध रंगमंच महोत्सव आयोजित होता है। यह फ्रांस और यूरोप का सबसे बड़ा और लोकप्रिय थिएटर उत्सव है। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थान जैसे चर्च और ऐतिहासिक इमारतें रंगमंच में बदल जाते हैं। यह महोत्सव कला प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे? वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना? उत्तर, लेखक पीटर ब्रूक के विवादास्पद महाभारत नाटक के प्रदर्शन के निमंत्रण पर आविन्यो गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान शहर के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगमंच में परिवर्तित हो जाते हैं। उन्होंने शहर की जीवंत कला और संस्कृति का अनुभव किया। प्रश्न नंबर 4, ला शबूज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? उत्तर, ला शबूज आविन्यो में स्थित एक प्राचीन कला है जिसे फ्रांसीसी शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था। वर्तमान में यह एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह रंगमंच और लेखन से संबंधित गतिविधियां आयोजित होती है जो कलाकारों और लेखकों को प्रेरणा और अवसर प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 5, ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य मौन का स्थापत्य क्यों कहा है? उत्तर, ला शत्रुज कार्थुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। इसकी वास्तुकला मौन और एकांत को प्रोत्साहित करती है। मठ में संतों के लिए अलग अलग कक्ष है जो एक केंद्रीय कब्रिस्तान ने चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। कार्थुसियन संप्रदाय मौन साधना में विश्वास करता है, इसीलिए लेखक ने उसे मौन का स्थापत्य कहा है। प्रश्न नंबर 6, लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? उत्तर, लेखक आविन्यो अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें और संगीत के टेप लेकर गए थे। वे वहाँ 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल 19 दिन रहे। इस अवधि में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी जो उनकी रचनात्मक उपलब्धि थी। प्रश्न नंबर 7, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है? उत्तर, कवि ने मौन साधना वाले स्थान में रहकर पत्थरों के मानवीकरण की कल्पना की। उन्होंने पत्थरों को मूक प्रतीक्षा करते हुए देखा जो मानवीय गुण है। यह मानवीकरण कवि की आध्यात्मिक अनुभूति और मौन के प्रभाव को दर्शाता है जिसमें निर्जीव वस्तुएं भी सजीव प्रतीत होती है। प्रश्न नंबर 8, आविन्यो के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? उत्तर, लेखक आविन्यो के प्रति अपना सम्मान गहरी कृतज्ञता के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। वे आविन्यो में बताए गए समय को सुंदर, सघन और पवित्र बताते हैं जो उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। उन्होंने अपनी पुस्तक को आविन्यो की स्मृतियों का दस्तावेज बताया है जो इस स्थान के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है। विशेष रूप से उन्होंने आविन्यो के मठ में रहकर कविताएं लिखी जो इस स्थान के साथ उनके आध्यात्मिक और रचनात्मक जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। लेखक की यह स्वीकारोक्ति कि जो कुछ उन्होंने वहाँ पाया उसके लिए उनके मन में गहरी कृतज्ञता है, आविन्यो के प्रति उनके सम्मान और आदर को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? उत्तर, मनुष्य जीवन और पत्थर में कुछ आश्चर्यजनक समानताएं और विषमताएं हैं। दोनों समय के साथ परिवर्तन का सामना करते हैं, शीत और ताप का अनुभव करते हैं और अपने में प्राचीनता को संजोए रखते हैं। हालांकि मुख्य अंतर यह है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है जबकि पत्थर मुख रहता है। मनुष्य शब्दों में कविता रचता है जबकि पत्थर अपनी उपस्थिति से ही एक निःशब्द कविता की रचना करता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मनुष्य झुककर नमन करता है जबकि पत्थर बिना झुके ही अपनी प्रार्थना करता प्रतीत होता है। इस प्रकार दोनों में जीवंत की गतिशीलता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। प्रश्न नंबर 10, इस कविता से आप क्या सीखते हैं? उत्तर, इस कविता से हम जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं। सबसे पहले यह हमें सिखाती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए मौन रहकर कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करना और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना भी इस कविता का एक प्रमुख संदेश है। यह हमें प्रकृति से सीखने और जीवन में स्थिरता और गतिशीलता का संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है। कविता हमें यह भी सिखाती है कि जैसे पत्थर बिना शिकायत के हर परिस्थिति का सामना करता है वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अंततः यह हमें अपने आसपास के
परिवेश से जुड़ने और उससे सीखने की प्रेरणा देती है। प्रश्न नंबर 11, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? उत्तर, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है, जो उनकी दृष्टि में वास्तविकता का एक विपरीत चित्रण है। वे महसूस करते हैं कि वे स्वयं नदी के साथ बह रहे हैं, जो उनके और नदी के बीच एक गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। यह अनुभव इतना गहन होता है कि उन्हें लगता है कि वे स्वयं नदी बन गए हैं, जो प्रकृति के साथ एकाकार होने की भावना को व्यक्त करता है। लेखक अपने भीतर नदी की झलक देखते हैं और उनके अंतर्मन और ब्राह्म प्रकृति के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 12, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? उत्तर, नदी तट पर बैठे हुए लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। यह स्मृति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्ल जी की कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात कही गई है, जो लेखक के वर्तमान अनुभव से मेल खाती है। लेखक को अपना अनुभव शुक्ल जी की कविता से मिलता जुलता लगता है, क्योंकि दोनों में नदी और मानव के बीच गहरे संबंध की बात की गई है। यह याद लेखक के अनुभव को और भी समृद्ध बनाती है, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत अनुभव को एक कवि के दृष्टिकोण से जोड़ पाते हैं। इस प्रकार शुक्ल जी की कविता लेखक के लिए उनके वर्तमान अनुभव के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बन जाती है। प्रश्न नंबर 13, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? उत्तर, लेखक नदी और कविता में कई गहरी समानताएं पाता है। दोनों सदियों से मानव के साथ रही है, जो उनकी चित्रणता को दर्शाता है। जैसे नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलता है, वैसे ही कविता में भी विभिन्न विचार, भाव और अनुभव समाहित होते हैं। दोनों निरंतर प्रवाहमान रहते हैं और कवि रिक्त नहीं होते। नदी हमेशा जल से भरी होती है और कविता भाव और विचारों से। दोनों जीवन की विविधताओं को समेटते हैं और मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। नदी और कविता दोनों ही मानव को नए दृष्टिकोण और अनुभव प्रदान करते हैं, जो जीवन को समृद्ध बनाते हैं। प्रश्न नंबर 14, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? उत्तर, नदी और कविता के पास तटस्थ रह पाना असंभव होता है। नदी अपने प्रवाह में सबको शामिल करती है, उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। वह हर किसी को अपने साथ बहा ले जाती है, चाहे वह भौतिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से। इसी प्रकार कविता भी पाठक को अपने भाव संसार में खींच लेती है। कविता में न जाने कहां से कैसी बिंबमालाएं, शब्द, भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रीतियां आकर मिलती है, जो पाठक को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। दोनों की प्रकृति ऐसी है कि वे मनुष्य को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर छूते हैं, जिससे उनकी अभिभूति से बचना असंभव हो जाता है। यह इसलिए भी है क्योंकि नदी और कविता दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग है, जो हमारे अस्तित्व और अनुभवों को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित के लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। उत्तर, आवास, आवास पुराना है। बंदिश, बंदिश याद है। इमारत, इमारत पुरानी है। रंगकर्मी, रंगकर्मी आते हैं। अवधि, अवधि लंबी है। नहान घर आधुनिक है। आंगन, आंगन बड़ा है। आस्ती, आस्ती बढ़ गई है। प्रणति, प्रणति किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित के समास विग्रह करते हुए भेद बताएं। उत्तर, यथा संभव, संभव भर, अव्यय भाव, पहले पहल, पहला पहला, अव्ययी भाव, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, सप्तमी तत्पुरुष, रंगकर्मी, नाटक करने वाला, कर्मधारय, 50 50 का समूह, द्विगु, कवियत्री, कविता करने वाली, कर्मधारय, कवि प्रणति, कवि का प्रणम, पृष्टि तत्पुरुष, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षा में रत, तत्पुरुष, उपलक, न पलक, नव, तदाकार, वस्तु के आकार, पृष्टि तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 3, पाठ से अहिंदी स्रोत के शब्द एकत्रित कीजिए। उत्तर, आविन्यो, रॉन, पीटर बुक, ऑर्क, बिशप, विल्नव्य, कार्यसियन, ला शत्रुज, चैम्बर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरा, ला माडामोजेल, द अविन्यो, एंड्रो ब्रेटा, रेने शो, पैलेउआर आदि। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदले। उत्तर, रंगकर्मी, रंगकर्मियों, कविताएं, कविता, उसकी, उसके, सामग्री, सामग्रियों, अनेक, एक, सुविधा, सुविधाएं, अवधि, अवधियों, पीड़ा, पीड़ाएं, पंक्तियां, पंक्ति, यह, ये। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।